हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है, वॉइस अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोला था, मेडिसिन चल रही है। ठीक है, अच्छा आप इधर उधर की बात ना करके हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा तुलसीदास वाला चैप्टर पिछले वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया था। जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बोले थे वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी आपको। अब आपके जो चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड था आपका देव और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद, जो कि सीबीएसई बोर्ड में अब कटवा दिए गए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चलेगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा सा हम उनकी जीवनी के बारे में, जीवन परिचय थोड़ा सा हम जान लेंगे। उसके बाद फिर मैं उनका चैप्टर आपको कराते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी थे ना, उनका जन्म बंगाल के महिषादल, पहले इनके बारे ये चीज जैसे मैंने लिख रखी है, उनका पहले आपको लिख के दिया है यहाँ पे। उनका जन्म 1899 में हुआ था। जन्म स्थान महिषादल। महिषादल ये कहाँ पर है? ये बंगाल में है। तो बंगाल में उनका जन्म महिषादल नामक जगह पर हुआ था। उनका जो नाम था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी। बाद में लोगों ने उपनाम जो उन्हें दिया गया वो किस नाम से दिया गया? निराला नाम से। इनके पिता का नाम था राम सहाय और माता का पिता का नाम था राम सहाय। माता के नाम में थोड़ा क्लियर ही नहीं किया गया है। तो पत्नी का नाम मनोहरा देवी। इनकी एक संतान थी जिसका जो एक पुत्री थी। अच्छा, इनका जीवन परिचय के मामले में बोला तो इन्होंने जो अपना जीवन है काफी दुखपूर्ण रहा है। इन्होंने जितने भी लोग इनकी फैमिली में थे या इनके जो काफी करीबी थे, उनको बहुत कम उम्र में इनको छोड़ना पड़ा। मतलब वो छोड़ कर इन्हें चले गए। जैसे इनकी माता हुई, इनकी पत्नी हुई, इनकी बेटी हुई, इनके चाचा जी, पिता, चाचा के भाई, इन सबको इन्होंने कम उम्र में ही खो दिया। उसके बाद ये टूटते चले गए। चलिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ इनके बारे में करते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे, ये पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक रियासत में हुआ था। इनका जन्म 1899 में हुआ था। अच्छा, इनकी फैमिली पूर्ण रूप से कहाँ की रहने वाली थी? उन्नाव की रहने वाली थी। और निराला जी की जो आरंभिक इच्छा हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? महिषादल में, महिषादल राज्य में हुई थी। अच्छा, अब जो इनकी जो आरंभिक शिक्षा तो महिषादल में हुई थी, पर इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा कहाँ से ली? अपने घर से ही, अपने परिवार से ही इन्होंने ली। उसके लिए उन्हें विद्यालय नहीं जाना पड़ा, इन्होंने अपने घर से ही ली थी। 14 वर्ष की आयु में, अच्छा पहले तो ठीक है, घर से ही ली थी। और ये बंगाल में जैसे ये बताया रहने वाले थे, तो इनकी बंगाल में बहुत, बंगाली भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। फिर इनकी 14 वर्ष की छोटी अल्प आयु में ही इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 14 वर्ष की आयु में ही। और कुछ समय इनका पत्नी के साथ इनका साथ ज्यादा नहीं रहा। कम उम्र पर उनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर चली गई। और उसके बाद इनके जो पिता थे वो भी इनको इस दुनिया से चले गए, उनका भी निधन हो गया। पिता के जाने के बाद इनके चाचा जी और चाचा जी का बेटा, मतलब एक एक करके इनको जिनसे भी लगाव था, जिस व्यक्ति से भी था, वो एक एक करके वो चले गए। और फिर कुछ समय उपरांत इनकी बेटी का भी निधन हो जाता है। जब बेटी का निधन हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। अच्छा, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं तो सन 1961 में इनका देहांत हो जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ रचनाएं की हैं, कहानियां भी हैं और उपन्यास भी हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं काव्य की अनामिका, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका। कहानी संग्रह है लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। और उपन्यास में है अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। और भी है पर मैंने ज्यादा नहीं बताई, यहाँ पर थोड़ा ही बताया है। तो इनके जो भी, हम पहले अगर आपका जो भी चैप्टर हो तो हर चैप्टर के राइटर का नेम जरूर याद होना चाहिए। राइटर का जो नेम है, नेम के साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी स्टडी, उसका मतलब जीवन परिचय आपको हर चैप्टर के राइटर का होना बहुत जरूरी है। याद उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बोर्ड में इनके ही ऑब्जेक्टिव बन के, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में, थोड़ा सी उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। अच्छा, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला काव्य है, तो हम उसको लिखते हैं अब यहाँ पर। हाँ, तो ये रहा इसका पहला। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उस में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर जो है निराला जी हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जो वो बादलों के गरजने पे, उनके कड़कने पे बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें। तो यहाँ पर वो ये जैसे जिसमें मैंने यहाँ साथ के साथ लिखा हुआ है, कभी बादल में जो क्रांति हो रही, क्रांति क्या, जो बादल जो गरज रहे हैं, कड़कते हैं, तो भयंकर भयंकर जो आवाजें करते हैं, तो उसको जो निराला जी हैं उन्होंने उसे क्रांति का नाम दिया। क्रांति मतलब वो अपना अपना वो दिखा रहे हैं आक्रोश, तो बड़े मोहित हो रहे हैं इस पे वो। ललित ललित काले घुंघराले, और मतलब यहाँ वो कहते खूब जोर जोर से गरजो। अब है तुम अपनी भयंकर गर्जन और तर्जन में इस तरह आकाश को घेर लो। और जो है ना, ललित ललित काले घुंघराले, यानी तुम्हारे जो बाल है, अच्छा बादल जो होते हैं कैसे होते हैं, गोल गोल से होते हैं, ऐसे ऐसे शेप में होते हैं, टेढ़े मेढ़े, सीधे सीधे तो नहीं होते। तो बादलों को ऐसे बोला जैसे किसी बच्चे के सर पर जब घुंघराले करली हेयर होते ना, तो यहाँ पर बादलों को जो निराला जी हैं उन्होंने किसी बच्चे के घुंघराले बालों से उसकी कल्पना की है। ठीक है ना, बाल कल्पना के से पाले, मतलब ऐसी कल्पना की है कि जो बादल है वो कैसे है, किसी बच्चे के घुंघराले बालों के, काले काले घुंघराले बालों के समान। अब विद्युत छवि उसमें कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। देखिए, कल्पना के विस्तार के समान घने कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि अपने हृदय की बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को क्या, वो संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। मतलब यहाँ पर ये उनका कहने का मतलब है, ओ बादल तुम गरजो, भयंकर तरीके से गरजो, खूब तेज गरजो, कड़को, जो भी करना करो, और पूरे आसमान को घेर लो। ठीक है, अब जब पूरे आसमान घेर लो तो वो ऐसे कल्पना कर रहे हैं जिस प्रकार किसी बच्चे के काले काले घुंघराले जो बाल होते हैं उसकी वो कल्पना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं अपनी जो तुम्हारे उस पर जो बिजली चमकती है, जैसे देखा होगा रात में कि बिजली जब कड़कती है, तो कह रहे तुम्हारे अंदर जो भी जोश है उस पूरे जोश को दिखाओ, पूरे जोश को, और इस इस सूखी हुई पृथ्वी पर वज्र के समान टूट पड़ो। जो इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी दीनहीन हैं उनकी प्यास को बुझाओ और उनके जीवन को नया जीवन प्रदान करो, वज्र के समान। हाँ, समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो, यानी तुम वज्र के समान। बादल जब जमीन पर आएगा तो क्या होगा, पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा तो क्या होगा, जमीन हरी भरी होगी। जब हरी भरी होगी तो अपने आप हरियाली छाएगी, तो खुशियां होगी, धन अनाज वगैरह सब उससे ही आता है। सूखी पृथ्वी पर जब अनाज ही नहीं होगा तो अपने आप हर चीज में दिक्कत आ जाती। तो पानी बहुत जरूरी होता। तो यहाँ पर जो राइटर है ना, लेखक है निराला जी, उन्होंने बादलों से ही वो मतलब गर्जना के लिए कह रहे हैं, उनसे बड़े मोहित है उनकी गर्जना पर। वरना क्या होता है, बहुत से लोग डरते हैं, अरे बारिश हो रही है इतनी भयंकर भयंकर, पर वो कह रहे और गरजो और कड़को, खूब जोर जोर से कड़को, और पूरे अपने जोश के साथ पहले तो आसमान को घेर लो, फिर आसमान को घेरने के बाद एक साथ अपने वज्र के समान इस पृथ्वी पर टूट पड़ो और इस पृथ्वी पर रहने वाले दीनहीन लोगों को एक नया जीवन प्रदान करो। तो यहाँ पर बादलों के बारे में यहाँ पे निराला जी ने बखान किया। बस इसमें यही है। अब आप इसको देखो, फिर मैं यहाँ पे सेकंड कराती हूँ आपको।
सही हो गया। अब देखिए हमारा ये सेकंड वाला यहाँ राइट कर दिया मैंने। विकल विकल उनसन, उनसन थे उन्मन, विश्व के निदान सकल जन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप धरा जल से, फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ जो बादल गरजने की बार बार वो निराला जी अपने उसमें लिख रहे हैं, ये क्या है, यानी दूसरे व्यक्तियों को, जो इंसान इस पृथ्वी पर रह रहा, उनके कष्टों को दूर करने के लिए क्या। देखिए इसका अर्थ, कवि कहता है चारों ओर बेचैनी व्याकुलता थी, हर मनुष्य, यहाँ से हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछटे हुए थे, अनमने विश्व के सभी भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आहन करते हुए कहते हैं, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो। मतलब यहाँ पर उनका, निराला जी का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर ये बार बार ये बेचैनी दी हुई है, परेशानी दी हुई है, भीषण गर्मी दी हुई है, ये यहाँ पर इसका तुलना, जो इसकी तुलना ये किससे की जा रही है, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो उस समय कष्ट थे, परेशानियां थी, दुख थे, असहनीय कष्ट हो रहे थे, उनसे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ, भीषण गर्मी के कारण दुखी लोग, ठीक है ना। और जिस प्रकार कहते हैं ना कि बादलों से कह रहे कि उनको शीतलता पहुंचाने के लिए तुम बरसो गरजो। फिर यहाँ पर पॉइंटों को जरा समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरी पॉइंट यहाँ पर ये है ना, हाँ, किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। तो मतलब यहाँ पर इस लाइन से उनका मतलब ये कि जो उनकी मदद करने वाला जो भी व्यक्ति है या जो भी आता है, जिस प्रकार बादल यानी सूखा, जहां बंजर एकदम पड़ा हो, जैसे राजस्थान ले लीजिए, रेगिस्तान वगैरह, वहां बारिश बहुत कम होती है, पानी कमी रहती है, बारिश हो जाए तो वहां के लोग कितने खुश होते हैं। तो उसी प्रकार जहां कोई दुखी हो, कष्ट में जीवन जी रहा हो, जिस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, परेशानी मिल रही है, और उसी समय उसको कोई सहायता दे दे तो बड़ा उसको बहुत सुख मिलता है, कहीं से भी कोई आए। तो वो यही कह रहे, तो मतलब उनका कहने का मतलब है, जो व्यक्ति, जैसे जो लोग बेचैन है, परेशान है, ठीक है, जो मनुष्य उनके मन उछटे हुए हैं, इस भीषण गर्मी में उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनको शीतलता देने के लिए पता नहीं किस दिशा से बादल चले आए, यानी कि जो कष्ट में जीवन जी रहा हूं उनको सुख देने के लिए कौन आया है मदद करने, कौन सी छाया चली आई है। तो यहाँ तो उन्होंने बादलों के बारे में लिख दिया, मेन अर्थ वो बाद में बता रहे, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बादलों के ऊपर रखकर उन्होंने वो वर्णन किया है, बादलों पर रखकर कि बादल, जो लोग जीवन तप में जी रहे हैं, गर्मी, भीषण गर्मी में जी रहे हैं और परेशानी में रह रहे हैं, जिनको बेचैनी हो रही है, व्याकुलता हो रही है, तो तुम उन पर बरसो, मतलब उनके ऊपर उनकी शीतलता पहुंचाओ। अब मेन उनका तात्पर्य कहने का यहाँ पर ये है कि झुलसे लोगों की शीतलता कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि, पर मेन पॉइंट अब इन लाइनों में है, जो मेन है ये बात, जो मेन है ये है, पर रखकर किस पे की उन्होंने, बादलों पर। देखिए, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो, ठीक। अब कहने का अर्थ यहाँ आता है, ये तो बात उन्होंने जो कही, तो बादलों के लिए, बादलों के ऊपर रखे, जैसे हम कभी कभार कोई चीज समझाते हैं और फिर कोई एग्जाम्पल देना होता है, तो हम किसी चीज के ऊपर रखकर कहते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये वो करके, तो उन्होंने वही एग्जाम्पल इस पे दिया है, बादल पे। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, लोग कष्ट में हैं और दुखी थे, लोग परेशान थे, ठीक है ना। तब न जाने कौन सा छाया बनकर आया, कौन छाया बनकर आया। यानी मैंने ये क्या बोला, ये जो लाइनें दी गई हैं, मनुष्य परेशान था, मन उचटे थे, भीषण गर्मी थी, ठीक है, ये सब, और जो बादलों से कह रहा शीतल था, ये सब मतलब उस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। मेन बात ये है, जब ये उस समय की बात हो रही है, जैसे कि बताया कि निराला जी का जो जन्म हुआ था, तब हमारा जो देश था
अंग्रेजों के अंडर में था। तो शायद ये उसी को लेके बात की गई है। तो मेन अर्थ यहाँ पर यही है कि संसार में चारों ओर क्या थी, हिंसा। तो हिंसा तो चल ही रही थी। लोग कष्ट में और दुखी थे, लोग परेशान थे, तब ना जाने कौन छाया बनकर आया। यहाँ पर उन्होंने नाम क्लियर नहीं किया है, तो मुझे नहीं बता सकती, मैं ऐसे क्लियर नहीं बोल सकती। तो जो जिसने भी उनकी मदद की है उस व्यक्ति को उन्होंने बोला है जो छाया बनकर आया है। जैसे कि यहाँ पर वो कह रहे हैं बादलों से, पता नहीं कौन सी दिशा से बादल आ गए लोगों को शीतल करने। तो ऐसी हिंसा जिन पर हो रही थी, जो दुखी थे, परेशान लोग थे, कष्ट में जीवन जी रहे थे, तो उनको उनकी छाया बनकर कौन आया पता नहीं, ठीक है। और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर दी। कभी बादलों से यही प्रार्थना करता है कि हे बादलों, कभी बादलों से प्रार्थना करते हैं कि हे बादलों, गरजो बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करता। तो यहाँ पर जो कवि है बादलों के ऊपर ही उन्होंने कहा है कि खूब बरसो, गरजो, कड़को और जो पीड़ित जनता है उसको सुख प्रदान करो। अच्छा, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। कभी कभार क्या होता है, इन्हीं काव्यों से ही जो हमारे पद्य होते हैं इनसे ही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो पहले हमारा ये सेकंड वाला लिखा हुआ, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्या है ना, आंसर हमें वहीं के वहीं मिल जाएंगे, दोबारा हमें अलग से लिखने की। जैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे बनता है कि कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा कवि बादल से कह रहा है कि कवि बादलों से प्रार्थना ये कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर मिल गया कि तुम खूब बरसो, गरजो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। हो गया, हमें आंसर यही मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड है, जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है। जल का संकेत क्या है, जैसे जल का संकेत जैसे बताया ना, पृथ्वी पर सूखी बंजर पृथ्वी पर अगर जल गिरता है तो क्या होता है, वो क्या हो जाएगी, हरी भरी होगी, अनाज उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, धन धान्य होगा, सुख समृद्धि होगी, ठीक है ना। तो जल का तात्पर्य ये व्यक्ति के सुख से दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा, जैसे विश्व के सारे नहीं, गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्मी से देखिए, देखो लोगों में बेचैनी व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था गर्मी से, लोगों के मन उछटे हुए थे, अनमने विश्व के सभी भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। बस ये आ जाएगा। आप यहां से लिखना चाहो तो हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछटे हुए थे, अनमने विश्व के सभी भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। बादलों को कभी गरजने के लिए क्यों कहता है। कभी बादलों को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि ये क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का प्रतीक मतलब अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाओ, ये क्रांति का प्रतीक है। उसे अपनी शक्ति का, और अपनी शक्ति आपके अंदर जो है उसे पूरे जोश के साथ, मतलब पूरे जोश के साथ उसका इस्तेमाल करो, अपना जोश पूरा निकालो, पूरा जोश दिखाओ। और क्वेश्चन अभी आ रहा है, पूछा गया है कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि कवि ने यह क्यों कहा है कि आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन। कवि ने यह क्यों कहा है कि आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका, जो कवि है वो चाह रहा है कि ईश्वरीय जो मतलब बादल जो है वो क्या है, एक ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की सृष्टि की एक देन है, ठीक है, तथा आकाश में दिखाई देने वाला है, ठीक है। जो बादल जो क्या है, एक ईश्वरीय सृष्टि की देन है
और जो कि आकाश में दिखाई देने वाला है। अगला है, फिर मैं फर्स्ट के भी बता देती हूँ। फर्स्ट तो हमारा इरेज हो गया, फर्स्ट के मैं आपको लिंक में डालूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये पार्ट 1 यहाँ हम फिनिश करते हैं। अब इसका जो रह जाएगा पार्ट 2, अट नहीं रही, तो जो अट नहीं रही अब हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लो। देख लिया आपने से? अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिंक में ही शेयर कर दूंगी। और थोड़ा अभी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं भी यहाँ ज़्यादा नहीं आपकी क्लास ले पाऊंगी, और हो सकता है कुछ दिनों में मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ज़रा अच्छे से ध्यान दें, फोकस करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।